भीखू आज बहुत उदास था। गांव के मुखिया सूरज भान सिंह का बेटा दीनू उसे अपना खेत बेचने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया था, नहीं तो 5 लाख रुपए का कर्ज चुकाने को बोलकर चला गया था। 20 वर्ष के भीखू के पिता श्रीधर ने 2 साल पहले बैंक से 50 लाख रुपए और सूरज भान से 20 लाख रुपए कर्ज लेकर अपने गांव में एक तेल पिराई का कारखाना खोला था। 6 महीने में ही श्रीधर ने सूरज भान को 15 लाख रुपए लौटा दिए थे। बेटा दीनू, इस तरह से तो सारा पैसा लौटा देंगे, कुछ करना होगा। एक दिन उन दोनों ने मिलकर रातों रात पूरे तेल कारखाना में आग लगा दी। जब फैक्ट्री बिल्कुल खाक हो गई तब खुद ही चिल्लाने लगी, अरे आग लग गई, आग! अरे श्रीधर, भीखू, देखो तो फैक्ट्री में आग लग गई। हे भगवान, मैं तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, मेरी जीवन की अंतिम पूंजी चली गई। सुरजा मेरे भाई, अब क्या होगा? सब खत्म हो गया। मत रो श्रीधर, हिम्मत से काम ले। हिम्मत? अब हिम्मत इस उम्र में कहां से लाओ भाई? राधा जवान बेटी घर में पड़ी है। अभी परसों ही मैं उसके ब्याह की बात नदी के पार वैद्य शंकर मिश्रा के बेटे डॉक्टर दीपक से करके आया हूँ। अब उसके हाथ कैसे पीले होंगे भाई। सब ठीक हो जाएगा भाई, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। ये मेरे जीवन की आखिरी पूंजी थी जिस पर मैंने तुमसे और बैंक से 50 लाख रुपया लोन लेकर जुआ खेला था। सब कुछ ठीक चल रहा था। अगर इसी तरह चलता तो मैं 2 साल में सब ठीक कर देता, लेकिन भगवान को शायद मेरी खुशी मंजूर नहीं थी। जब फैक्ट्री में आग लगी उस समय भीखू शहर में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था। खबर सुनते ही भीखू दूसरे दिन ही ट्रेन का टिकट लेकर गांव पहुंचा। जिस गांव को वह हंसता खेलता छोड़ गया था, वही गांव आज वीरान सा लग रहा था। जैसे ही घर के पास पहुंचा, दूर से ही उसे घर में रोने बिलखने की आवाज सुनाई दी। वह हक्का बक्का अपने अटैची को वहीं छोड़कर दौड़कर घर आया। भैया, सब कुछ खत्म हो गया। तुम्हारे पिताजी के लिए तेल फैक्ट्री सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं, उनकी आत्मा थी। फैक्ट्री जाने का शोक वो सह नहीं सके और अपनी आत्मा के साथ उन्होंने भी देह त्याग दिया। नहीं, मेरे पिता बहुत मजबूत इंसान थे, वो इस तरह नहीं टूट सकते। पापा, क्या हो गया पापा? आप क्यों हमें छोड़कर चले गए? आप ही तो थे जो हमें हिम्मत देते थे। आपका ही हौसला देख मैं आगे बढ़ने की सोच रहा था, और आज आप ही चुपचाप निकल गए। चुप हो जा बेटा, मत रो। अब परिवार की सारी जिम्मेदारी तुम पर ही है। जवान बहन राधा और बूढ़ी माँ देवकी, इन सभी को तुम्हें ही देखना है। अगर तुम इस तरह रोओगे तो फिर इन लोगों को ढांढस कौन देगा? भीखू जब पिताजी का दाह संस्कार कर वापस लौटा तो रात में राधा ने उसे सारी बात बताई। पिताजी फैक्ट्री के जल जाने की वजह से बुरी तरह टूट चुके थे, यहाँ तक कि उन्होंने खाना भी छोड़ दिया था। बहुत देर तक सूरज भान चाचा और पिताजी फैक्ट्री के पास बातें कर रहे थे। वहां से आने के बाद वो बेड पर लेट गए, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी। लगातार करवटें बदलकर वो कुछ सोचे जा रहे थे। लगभग 3 बजे मम्मी की नींद लग गई, लेकिन कुछ ही देर बाद मम्मी को एहसास हुआ कि पिताजी वहाँ नहीं है। मम्मी और मैं उन्हें खोजते खोजते जब फैक्ट्री के पास गए तो देखा कि फैक्ट्री की सीलिंग फैन से वो लटके हुए थे। इतना कहकर राधा रोने लगी। भीखू किसी तरह अपने आप को संभालते हुए राधा को चुप कराया। चुप हो जा बहन, इस दुखों के पहाड़ को हमें मिलकर पार करना होगा। श्रीधर का 13वां दिन, जब श्राद्ध कर्म का भोज हो रहा था, उसके बाद सूरज भान ने भीखू को बुलाकर उसे अपनी 5 लाख रुपए की बात याद दिलाई। बेटा भीखू, तुम्हें वो पैसे तो याद है ना? न चाहते हुए भी मुझे याद तो दिलाना ही पड़ेगा। सूरज भान चाचा, कुछ मोहलत दो, मैं सभी का पाई पाई चुकता कर दूंगा। बेटा, अब हमारी पीढ़ी तो चली गई, अब नई पीढ़ी के तुम लोग हो। दीनू चाहता है कि
वो भी एक तेल फैक्ट्री खोले, इसलिए पैसों की सख्त जरूरत है। इस घटना के 10 दिन बाद आज दीनू भीखू को धमका कर गया है। दरअसल उन बाप बेटे की नजर फैक्ट्री और श्रीधर के कुछ बचे हुए जमीन के टुकड़ों पर थी। देख भाई भीखू, 10 दिन का वक्त दिया था, वो भी पूरा हुआ। अब अगर तुमने जल्दी से पैसे का इंतजाम नहीं किया तो फैक्ट्री के पास की जमीन भी तेरे हाथ से जाएगी, समझा ना? दीनू भाई, मुझे कुछ दिन का और वक्त दे दो। अब तुझे वक्त नहीं मिलेगा, तेरा वक्त खराब होगा, याद रखना। दूसरे दिन नदी पर से वैद्य शंकर मिश्रा, जो राधा के होने वाले ससुर थे, वो आए हुए थे। आइए चाचा जी, नमस्कार, बैठिए। बेटा भीखू, लगभग 1 महीने से मैं तीर्थ यात्रा पर था, कल लौटा हूं तो श्रीधर के बारे में पता चला। श्रीधर मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। हम दोनों ने हाई स्कूल साथ में पास किया था। बहुत ही विनम्र और हंसमुख स्वभाव के थे वो, लेकिन वैसा हंसमुख आदमी आत्महत्या कर लेगा ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। श्रीधर मिश्रा का घर यही है? जी हाँ। आप लोगों को पहचाना नहीं? हम बैंक से आए हैं। ओह, आइए, घर के अंदर आइए। मैं श्रीधर मिश्रा का बेटा भीखू हूं। अंदर बुलाने के लिए धन्यवाद। सॉरी, हम लोग तो सिर्फ नोटिस चिपकाने आए हैं कि 1 महीने के अंदर बैंक को 65 लाख बकाया नहीं चुकाया गया तो आपकी जमीन नीलाम करके पैसा वसूल किया जाएगा। पर इतनी जल्दी इतनी बड़ी रकम देना कैसे पॉसिबल है? सॉरी सर, आप बैंक में जाकर बात कर सकते हैं। देखो भीखू, बुरा नहीं मानना, रिश्ते अपने लेवल में ही हों तो सफल होते हैं। मेरा बेटा MBBS डॉक्टर है और आज की तारीख में तुम कंगाल हो, इसलिए राधा का रिश्ता अगर अपने लेवल में ही देख लो तो अच्छा होगा। अब ठीक है, अब मैं चलता हूं। वैद्य चाचा, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। वैसे धन्यवाद, आपने हमें अपना फैसला शादी के पहले ही सुना दिया। जो इंसान स्टेटस देखकर रिश्ता बनाता है वो रिश्ता नहीं सौदा करता है, और हमें रिश्तेदार की जरूरत है, सौदागर की नहीं। प्रणाम। वैद्य जी के जाने के बाद राधा, जो दरवाजे के पीछे से सब सुन रही थी, वह भीखू के सामने आई। सॉरी राधा, पिताजी का किया हुआ रिश्ता मैं बचा नहीं सका। तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं खुद तुमसे कहने वाली थी कि ऐसे लोगों के यहाँ मुझे नहीं जाना जो स्टेटस को देखकर रिश्ता बनाते हो। भीखू को नींद नहीं आ रही थी। रात के 12 बज चुके थे। उसे एकाएक गर्मी महसूस होने लगी। वह बेचैन हो उठा। चारपाई और तकिया लेकर वह छत पर गया। करीब 2 बज रहे थे, लेकिन उसको अभी भी नींद नहीं आ रही थी। बैंक का और सूरजभान सिंह का लोन चुकाऊंगा। लगता है एकमात्र पुश्तैनी जमीन बेचनी ही पड़ेगी। वह इसी उधेड़-बुन में था कि तभी भीखू आकाश की तरफ देखा। एक उल्कापिंड चमकता हुआ बहुत तेजी से नीचे उसके खेत में गिरा। कुछ पल के लिए लगा कि खेत में आग लग गई, लेकिन अगले ही पल खेत में उड़न तश्तरी उड़ती हुई दिखाई दी, फिर कुछ दूर जाकर विलीन हो गई। भीखू सुबह सुबह खेत पहुंचता है और देखता है कि खेत में केसर का फसल लहलहा रहा है। अरे ये क्या, मेरे खेत में केसर की फसल? ये कैसे संभव है? कहीं मेरी आंखें नहीं, क्या सच में ये हकीकत है? भीखू 5 किलो केसर बोरा में भरकर शहर बेच आया। उधर से लौटने पर देखा कि केसर फिर खेत में लहलहा रहा है।
भीखू को अब समझते देर न लगी। खेत में जादुई फसल है, शायद पिताजी सब सुन और देख रहे हैं, इसलिए उन्हीं के आशीर्वाद से खेत में केसर लहलहा रहा है। दूसरे दिन भीखू सबसे पहले अपने खेत का बाउंड्री करवाता है और सूरज भान के घर पहुंचता है। अरे भीखू, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? खेत का कागज लाए हो क्या? दीनू, जरा चाय बोल देना, अपना भीखू आया है। वो चाचा आपके पैसे देने थे, ये लो अपना 5 लाख रुपया, और ये रहे 50,000 रुपए आपका सूद। अरे बेटा, मैं तो बस तुम्हें याद दिला रहा था, अभी इतनी जल्दी पैसों की कोई जरूरत नहीं थी। खैर ये बताओ कि पैसे कहां से लाए? कहीं किसी से लोन तो नहीं उठा लिया फिर से? नहीं चाचा, मैंने कहीं से लोन नहीं लिया है, और इन सब घटनाओं के बाद मैं कभी कहीं से लोन नहीं उठाऊंगा। बस आप लोगों का आशीर्वाद है कि पैसे का इंतजाम हो गया और हमारी प्रतिष्ठा बनी रही। बेटा दीनू, इस भीखू का पीछा करो, देखो इतनी जल्दी कहां से पैसों का इंतजाम किया इसने। खेत से करीब 10 किलो केसर लेकर शहर पहुंचा और मंडी के सबसे बड़े व्यापारी से 25 लाख रुपए में बेचकर बैंक पहुंचा। मैनेजर साहब, मैं श्रीधर का बेटा भीखू हूँ, लोन सेटलमेंट के लिए आया हूँ। अब ऐसा है कि अगर आप 2 किश्त में 1 सप्ताह के अंदर पैसे दे देते हैं तो आपका सूद माफ कर दिया जाएगा, और सिर्फ आपको 50 लाख ही जमा करने होंगे। जी धन्यवाद, ठीक है, ये रहे 25 लाख रुपए, बाकी रकम 2 दिनों के भीतर चुका देंगे। सारा लोन चुकता करने के बाद जल्दी ही भीखू केसर बेचकर शहर के मंडी का सबसे बड़ा व्यापारी बन चुका था, और कुछ महीनों बाद जली हुई तेल की फैक्ट्री को वो फिर से चालू करने का निर्णय लेता है। उधर दीनू को पता चलता है कि भीखू आजकल केसर का बिजनेस कर रहा है। पिताजी कहाँ हो आप? अरे उल्लू के पट्टे, यहीं बैठकर पेपर पढ़ रहा हूँ, तुझे दिखाई नहीं देता? देखो श्रीधर के बेटे को, बाप का सारा लोन चुका दिया, वो भी सूद समेत, और एक तुम हो जो बाप को लोन लेने पर उतरवा दोगे। अरे पिताजी, वही खुशखबरी तो आपको देने आया हूँ। भीखू कहाँ से पैसा चुकता कर रहा है ये हमें पता चल गया है। वो जो अपना खेत का बाउंड्री करवाया है उसके अंदर केसर की खेती है, और वही बेचकर सारा पैसा चुकाया है। अभी अभी मंडी से हमको पता चला। ओहो, तभी कहूं कि लौंडे को कौन सी लॉटरी लग गई है जो 1 हफ्ते के अंदर सारा लोन चुकता कर दिया। चलो आज रात उसके खेत पर धावा बोलकर सारा केसर बोरे में भरकर ले आएंगे। बाप रे बाप, अरे मर गया रे। अबे दीनू, अरे गधा कहीं का है, कहाँ चला गया? बाप यहाँ गिरा पड़ा है और बेटा केसर लूटने में मगन है। मर गया रे। क्या हुआ पिताजी, क्यों चिल्ला रहे हो? अबे गधे, तुम्हें दिख नहीं रहा कि गिर पड़ा हूँ बाउंड्री से? कमबख्त 8 फीट ऊंचा बाउंड्री बनवाया है। अरे यहाँ तो खाली गोबर छत्ते हैं, केसर कहाँ है? अबे गधे, यही पता किया था, मेरी कमर भी तोड़वा दिया। पर पिताजी खबर पक्की थी, चलो मशरूम ले चलते हैं, बनाकर खाया जाएगा। जमीन कूटता हरामी, अभी बताता हूँ, रुक। इधर जब भीखू फैक्ट्री के अंदर काम करवाता रहता है तभी श्रीधर की आत्मा उसके ऊपर सीसीटीवी कैमरा गिरा देती है। अरे सीसीटीवी कैमरा, मुझे तो इस पर ध्यान ही नहीं गया। अब पता चलेगा कि फैक्ट्री में आग कैसे लगी थी। जब वो सीसीटीवी कैमरा को ध्यान से देखता है तो पता चलता है कि फैक्ट्री में आग सूरज सिंह और उसके बेटे दोनों ने लगाई थी। वह यह देखकर सन्न रह जाता है कि उसके पिताजी को भी ये दोनों जबरदस्ती रस्सी के फंदे में बांधकर लटका दिए थे और उसे आत्महत्या का रूप दे दिया था। भीखू सीसीटीवी फुटेज को सीधे जाकर पुलिस स्टेशन में दे देता है
सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस सूरज भान और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लेती है। अदालत में सुनवाई होने के बाद उन दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। इधर गांव में भीखू श्रीधर ऑयल मिल नाम से एक बड़ा सा तेल फैक्ट्री खोलता है। जल्द ही भीखू अपनी मेहनत और लगन से इंडिया का नंबर 1 ब्रांड तेल का मैन्युफैक्चरर बन जाता है। राधा की शादी बड़ी ही धूमधाम से शहर के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर से करवाता है। एक दिन वैद्य शंकर मिश्रा भीखू के पास पहुंचते हैं। अरे वैद्य चाचा, आप कहिए कैसे आना हुआ? बेटा, मैं पैसों के लालच में अंधा होकर अपने बेटे डॉक्टर दीपक की शादी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी से कर दी थी। ठीक है वैद्य चाचा, उसके लिए मेरा आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। अब बात वो नहीं है बेटा, अब शादी के कुछ ही दिन बाद बहू बेटे को छोड़कर चली गई। ऊपर से उसके बाप ने हम पर दहेज का केस कर दिया और दहेज का सारा पैसा वापस ले लिया। 3 महीने बाप बेटा दोनों जेल में रहे। ओह, कोई बात नहीं। कितने पैसे चाहिए? मैं मैनेजर से कहकर आपको दिलवा देता हूँ। अब पैसे नहीं बेटा, सुना है कि राधा के हस्बैंड का बहुत बड़ा नर्सिंग होम है, उसमें मेरे बेटे डॉक्टर दीपक को रखवा देते तो बहुत मेहरबानी होती। देखिए वैद्य चाचा, मैं उस नर्सिंग होम में तो डॉक्टर दीपक को अपॉइंट नहीं करवा सकता, लेकिन एक क्लिनिक जरूर खुलवा सकता हूँ। अब बेटा मुझे माफ कर देना, रिश्ता स्टेटस से नहीं, रिश्ता दिल से बनाना चाहिए। आज ये ना मानकर मैं पछता रहा हूँ। सब कुछ अब ठीक हो गया था। भीखू एवं उसका परिवार सभी संपन्नता से खुशी पूर्वक रहने लगे। भीखू एक रात केसर की जादुई फसल को देख रहा था और सोच रहा था कि यह जादुई फसल अगर ना होती तो शायद वो लोग इस गांव में भी नहीं होते। वह फसल को प्रणाम करता है, तभी एक उल्का पिंड उस खेत में गिरती है और सारा फसल जलकर राख हो जाता है। भीखू समझ जाता है कि जादुई फसल किसी दूसरे जरूरतमंद की मदद करने चला गया है।